आफ्टरनून फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार पुनः हमारे जस्टिस तक चैनल में। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और हम आज जो वीडियो बनाने जा रहे हैं उसमें कुछ मिला जुला स्वरूप एंटिटी को लेकर भी, विशेष रूप से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में बताएंगे, क्योंकि कई अभ्यर्थी और कई अन्य कैंडिडेट्स भी कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स से विज्ञ होना चाहते हैं, यानी जानना चाहते हैं। तो मित्रों देखिए, इंडिया में जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट है 1971 1971, इसको वर्ष 1971 में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट लाया गया था। इसको हिंदी में कहते हैं कि कोर्ट की अवमानना का एक्ट 1971। अवमानना शब्द से अभी शायद आप वाकिफ होंगे और सब इसके बारे में जानते होंगे, यानी अवज्ञा। अवज्ञा का मतलब होता है डिस ओबे। अब यहां पर कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट कब लागू होता है? जब किसी माननीय न्यायालय ने, चाहे वो सेशन कोर्ट है, चाहे वो लोअर कोर्ट है, चाहे हाई कोर्ट है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने अगर इवन कोई ट्रिब्यूनल है वो भी उसमें आ जाता है, या अन्य कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, इवन कमीशंस, आयोग, इन सभी को भी सिविल कोर्ट के समान पावर्स होती है। इन्होंने सपोज करिए किसी प्रकार का कोई भी आदेश किसी पार्टी के फेवर में और एक पार्टी के अगेंस्ट में जारी किया, और एक निर्धारित समय होता है उसका, उस एक्ट उसमें जो जजमेंट होता है, जो ऑर्डर होता है, उसी में नॉर्मली जो संबंधित न्यायालय है वो लिख देता है कि इतने दिन के भीतर भीतर इसकी पालना की जानी चाहिए। अगर उस निर्धारित अवधि के भीतर माननीय जो कोर्ट है उसके आदेशों की अगर कोई पक्षकार पालना नहीं करता है, जबकि कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट एक्ट में लिखा हुआ है कि विलफुल डिसओबीडियंस, यानी जानबूझ करके और कोई उसकी पालना नहीं करता है, तब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट की प्रोसीडिंग्स जो है वो उसके ऊपर लागू हो जाती है। विलफुल डिसओबीडियंस, कोई कारण हुआ, अपरिहार्य कारण होता है, तो उसके बारे में वो कोर्ट को बता सकता है। लेकिन यदि विलफुल, जानबूझ करके, he has scant, any party has scant respect to the order of the honorable court, then contempt of court की जो प्रोसीडिंग्स है वो उसके ऊपर लागू होती है। और इसमें न केवल पर्सनल अपीयरेंस संबंधित जो अधिकारी है या संबंधित जो पक्षकार है उसकी लगाई जाती है, बल्कि अगर उसके बावजूद भी वो अवज्ञा के ऊपर तुला रहता है तो प्रोसिक्यूशन की कार्रवाई करके उसको जेल तक में डाल दिया जाता है। ये कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट बेसिकली, या तो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट की प्रक्रिया के तहत वो आदेश की पालना संबंधित जो पक्षकार है वो कर देता है, अन्यथा फिर प्रोसिक्यूशन कार्रवाई उसमें की जाती है। अब फॉर एग्जाम्पल 2 मिनट के हम लेते हैं, एंटिटी का प्रकरण है, जो हमारे पूर्व प्राथमिक शिक्षा वाले जो अध्यापक भर्ती वाले कैंडिडेट्स जिनका प्रकरण अभी हाल ही में अधर झूल में लटका हुआ है, इसी प्रकरण को अगर हम लेते हैं तो माननीय न्यायालय ने इसमें 56 दिन का टाइम दिया था, यानी 8 हफ्ते, 8 को 7 से हम यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो 56 दिन आते हैं। 56 दिन के भीतर भीतर सरकार को जो है आपको भर्ती देनी थी, आपको नियुक्ति पत्र जारी करने थे। अब सरकार ने ना तो जो है नियुक्ति पत्र जारी करे हैं और ना किसी प्रकार का कोर्ट के सामने जाकर के कोई हलफनामा दायर किया है कि हमने किन कारणों से ये जो आदेश है माननीय न्यायालय का इसकी पालना नहीं की है। ना ना स्टे लाई है, ना अभी तक गवर्नमेंट जो है उसमें डीबी यानी डिविजनल बेंच जो है अपील, उसके ऊपर जो चैलेंज करने वाला ऑर्डर है वो भी उसने फाइल अभी तक नहीं किया है। तो इस कंडीशन में अब जो अभ्यर्थी जिनके फेवर में, जिनके पक्ष में ये फैसला आया है,
वो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग से सरकार के खिलाफ ला सकते हैं। इसकी प्रक्रिया क्या है? प्रक्रिया यह है मित्रों कि हम लोगों ने 1 वीक देख लिया, अब 2 वीक देख लिया, बल्कि तीसरा वीक शुरू हो गया है। इसमें हमको एक शॉर्ट नोटिस देना चाहिए, यानी 7 डेज का एक नोटिस दे सकते हैं सरकार को। सरकार का मतलब जो भी महिला बाल विकास विभाग है, उनके संबंधित सेक्रेटरी हैं, जो भी हमने पक्षकार बनाए थे। इसमें जो पक्षकार होते हैं अमूमन वही होते हैं जो निचले कोर्ट में होते हैं। यदि अपरिहार्य कारणों से कुछ पक्षकारों को यदि चेंज करना होता है तो बात अलग होती है, अदरवाइज तो वही पक्षकार उसमें होते हैं। तो इस प्रक्रिया में हम 7 डेज का उनको नोटिस दे सकते हैं, या 15 दिन का भी दे सकते हैं, लेकिन चूंकि समय काफी जा चुका है तो 7 डेज का नोटिस दे करके उसके बाद में हम कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट की जो प्रोसीडिंग्स है वो लागू कर सकते हैं। उसमें करना क्या होता है मित्रों, कई लोग जानना चाहते हैं। कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग जिस प्रकार से आपकी ये रिट बनी थी, पिछली वाली जो रिट बनी थी उसमें उसी बेंच में लगता है, उसी मतलब एसपी का मैटर है तो एसपी वही लगता है, से जो सिंगल बेंच होती है उसमें सिर्फ रिट की जगह कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग उसको कहते हैं सीसीपी। यहाँ पर राजस्थान उच्च न्यायालय में सीसीपी कहा जाता है उसको, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग सीसीपी नंबर सो एंड सो 2022। जोधपुर जो पीठ है उसमें उसको रिट कंटेम्प्ट पिटिशन डब्ल्यूसीपी के नाम से जाना जाता है। ये प्रक्रिया है इसकी। और उसके बाद में वो उसमें दस्तावेज जो ओरिजिनल सर्टिफाइड कॉपी होती है उसकी उसमें लगते हैं, ध्यान रखना ओरिजिनल सर्टिफाइड, जो 29 पन्ने का जजमेंट आया है उसकी ओरिजिनल सर्टिफाइड कॉपी हमको उसमें लगानी पड़ती है। और उसके बाद में माननीय न्यायालय उसको सुनते हैं, सुन करके उसमें जो है सभी पक्षकारों को नोटिस जारी कर दिए जाते हैं। और नोटिस के बाद में उसको वही 4 हफ्ते का टाइम या 2 हफ्ते का जो टाइम होता है वो दिया जाता है। उस दौरान यदि वो या तो आदेशों की पालना कर देते हैं, अदरवाइज तो उनको जवाब देना पड़ता है। और अगर जवाब नहीं देते हैं या तो फिर वो एक्सटेंशन लेते हैं, टाइम लेते हैं, और या तो फिर आदेशों की पालना कर देते हैं। नहीं करते हैं तो माननीय जो कोर्ट है उनके जो संबंधित अधिकारी हैं, संबंधित जो सचिव हैं, उनको पर्सनली कोर्ट के समक्ष हाजिर होकर के और अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाता है कि क्यों न आपके विरुद्ध कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट की जो कार्रवाई है, प्रोसीडिंग्स हैं, वो जारी क्यों नहीं की जाए। चाहे वो कैट के मामले हों, चाहे हाई कोर्ट के मामले हों, चाहे सुप्रीम कोर्ट के मामले हों, इसकी प्रक्रिया यही होती है। कैट जो नीचे के कोर्ट होते हैं जैसे ट्रिब्यूनल है, ट्रिब्यूनल के आदेश, ट्रिब्यूनल का कंटेम्प्ट है, सपोज करिए आपका कंटेम्प्ट जो आपके खिलाफ खारिज हो जाता है, आप उसको हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। सपोज करिए हाई कोर्ट में भी आपका जो कंटेम्प्ट वो खारिज हो जाता है तो उसकी नेक्स्ट प्रक्रिया जो है वो सुप्रीम कोर्ट है। आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर के और अपना जो एसएलपी है, स्पेशल लीव पिटिशन, उस कंटेम्प्ट के खिलाफ आप जा सकते हैं। तो ये एक प्रक्रिया होती है इसकी, इसके बारे में आपको हमने बताया। तो आपको जानकारी होनी चाहिए, आपकी नॉलेज में होना चाहिए कि कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट की कार्रवाई क्यों होती है। नॉर्मली हम कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट की जो प्रोसीडिंग्स हैं उनको तब तक लागू नहीं करते हैं जब तक सिर से पानी जो है वो बाहर नहीं चला जाता है। नॉर्मली यही हम जानते भी हैं। अब हम आपका मामला है, सपोज करिए एनटीटी के अभ्यर्थी हैं, इनके मामलों में हम नहीं चाहते कि कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स जो है इसमें की जाए, बट मजबूरी है हमारी और कोई चारा नहीं हमारे पास में। अभी कई एक कैंडिडेट कह रहा था कि साहब अभी 2-3 दिन और रुक जाइए। कोई बात नहीं, हम 2-3 दिन और रुक जाते हैं, बाकी हमारा नोटिस जो है तैयार है इस संबंध में। 2-3 दिन रुकने के पीछे उनका जो मूल उद्देश्य है वो ये है कि वो जानना चाहते हैं, कि वो कोशिश करना चाहते हैं कि सरकार जो है उनके आदेशों की पालना कर दे, या किसी मंत्री से मिलकर के। मैं तो कहता हूँ कि यस, ये तो इसमें कोई गलत कार्य नहीं कर रहे हैं आप। यदि मंत्री से मिलते हैं, संबंधित जो मंत्री है विभाग के, उनसे मिलते हैं, मिलकर के अपनी व्यथा को आप बताएं। यदि मंत्री नहीं सुनते हैं तो आप डेफिनेटली मुख्यमंत्री के पास में जाएं। मुख्यमंत्री आपकी बात को मानेंगे, क्योंकि आपके सबका भविष्य जो है उसमें जुड़ा हुआ है। ये कोई मुख्यमंत्री से मिलना या मंत्री से मिलना ये कोई अपराध नहीं है। आप अपनी ग्रीवेंस के लिए जा रहे हैं, क्योंकि वो भी तो लोकतंत्र के ही प्रहरी हैं, उनको भी तो जनता ने चुन करके भेजा है। अगर वो जनता की ग्रीवेंसेज को, आप भी तो जनता है, यदि आप ग्रीवेंसेज को नहीं सुनते हैं तो फिर लोकतंत्र का जो है मतलब क्या रह जाता है। इसलिए आप जाइए, डेफिनेटली जाइए। कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स तो लास्ट हथियार है। आप मिले, मिल करके उनको बोलिए सर आप फाइल को तलब करिए, आप आदेश को पढ़िए, आप जो भी संबंधित लॉ सेक्शन है आपका, लीगल जो एडवाइजर्स हैं आपके, आप उनसे पूछिए कि इस जजमेंट को लागू करने में परेशानी क्या आ रही है। इसमें जो आपका जो कोर्स है वो एनटीटी का कोर्स है भाई। आपका पूर्व प्राथमिक जो डिप्लोमा है वो आपने ले रखा है पूर्व प्राथमिक शिक्षा में, उसका नाम अलग अलग हो सकता है, पहले कभी डीपीसी रहा है, कभी ईसीसी रहा है, नॉमिनकल्चर से कोई फर्क नहीं पड़ता। इस चीज को माननीय न्यायालय ने बहुत ही अच्छी तरह से जो है बहुत ही बखूबी तरीके से स्पष्ट कर दिया है। तो ये केवल एक अनावश्यक रूप से परेशान करने वाली बात है। मैं खुद कहता हूँ इस बात को, मैं भी एक लीगल पर्सन हूँ, आई एम ए लीगल ऑफिसर, मैं जानता हूँ
लीगल पर्सन की हैसियत से मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इसमें किसी प्रकार का कोई दोहराई नहीं है, आपको इसमें जॉब मिलना ही चाहिए निश्चित रूप से। और जजमेंट जो है वो बहुत ही क्लियर है। दूसरा, 56 दिन व्यतीत हो चुके हैं, उसके बावजूद भी आपको भर्ती नहीं दी जा रही है, तो ये बात हो गई। दूसरा रिट जो गया है वो एक इंटरवेनर के रूप में गया है, यानी कि वो कैंडिडेट भी अपने आप को उससे पीड़ित मानता है। तो जो पीड़ित जो पक्षकार होता है, वो चाहे उसमें पक्षकार है या नहीं है आपकी एसबी में, लेकिन वो भी आपके फैसले के विरुद्ध अपना लाभ लेने के लिए हस्तक्षेप याचिका लगा सकता है। स्पेशल याचिका उन लोगों ने लगाई है, लेकिन उसका आपसे कोई लिंक नहीं है। आपसे यही है कि अगर स्टे कर दिया जाता है तो फर्क पड़ सकता है, लेकिन उसमें अगर चूंकि गवर्नमेंट ने अगर ले जा करके और डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कर दिया कि यस ये भी कैंडिडेट जो है कट ऑफ में भी आ रहा है और ये इसके डॉक्यूमेंट्स भी एनसीटी से मान्यता प्राप्त है, तो फिर उसमें स्टे की बात कहाँ से आएगी, उसको भी जॉब मिल जाएगा। उससे आपका तो कहीं कोई इफेक्ट आपका केस नहीं होने वाला है। दूसरा, कई लोग ये जानना चाहते थे कि अगर सरकार इसमें डीबी में चली जाती है 2 मिनट के लिए, उनका भी हम समाधान कर देते हैं, तो फिर हमारा जो ये फैसला है इसका क्या अस्तित्व रहेगा। निश्चित रूप से फैसला जो है आपका प्रभावित होगा, क्योंकि इसी फैसले को तो चैलेंज किया जा रहा है। तो इसमें दो कंडीशन होती है। पहली कंडीशन तो ये होती है कि जो हम लोग कैविएटर हैं, कैविएटर को पहले सुना जाएगा। हो सकता है कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेज पर ही वो डीबी में जो ये रिट दायर करेंगे याचिका, वो खारिज हो जाए तो कहानी खत्म, फिर आपको इम्प्लीमेंट करना ही पड़ेगा। फिर गवर्नमेंट के पास एक विकल्प बचता है कि वो उसको सुप्रीम कोर्ट में ले जाए। दूसरा हो सकता है कि सिंपली नोटिस जारी कर दे, केवल नोटिस जारी कर दे, तो आपका फैसला एज इट इज रहेगा। फिर भी आपका जो परिणाम है उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई असर पड़ने वाला नहीं है। ज्यादा से ज्यादा ये हो जाएगा कि डीबी का जो फैसला होगा उसकी कंडीशन के आधार पर ये भर्ती की जाएगी, यानी सशर्त जिसे कहते हैं। ये भर्तियां भी जो बाकी जो कैंडिडेट्स की भर्ती हुई है वो भी सशर्त भर्तियां हैं, यानी दीज अपॉइंटमेंट्स आर सब्जेक्ट टू द फाइनल आउटकम ऑफ द कोर्ट्स प्रोसीडिंग्स। ऐसा नहीं है कि इनको भर्ती कंफर्म हो गई है, यानी गले में जो तलवार है वो जो अपॉइंटीज हैं, जो अपॉइंटमेंट हो चुका है जिनका, उनके ऊपर गले में तलवार रखी हुई है। सपोज करो डीबी में फाइनली आप सब जीत जाते हो और वो कट ऑफ में आपसे नीचे है, डेफिनेटली उनका भर्ती से वो आउट प्रक्रिया से आउट हो जाएंगे। अब कई कैंडिडेट कहते हैं कि सपोज करो डीपी में उसको स्टे कर दिया जाता है इस ऑर्डर को। यस, जब स्टे कर दिया जाता है तो उस दौरान जब तक वो स्टे ऑपरेटिव रहेगा तब तक आपका जो आदेश रहेगा वो स्टे रहेगा, तब तक आपको जॉब नहीं मिलेगा। लेकिन अगर स्टे नहीं किया जाता है, सिंपली नोटिस जारी कर दिए जाते हैं, तो भी आपका जो कंटेम्प्ट के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले रहेंगे। भर्ती केवल ये रहेगी ज्यादा से ज्यादा कि सब्जेक्ट होगा बस। गवर्नमेंट ये प्ली ले सकती है कि साहब हमने तो डीबी में रिट डाल रखी है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कंटेम्प्ट की कार्रवाई टोटली इससे प्रभावित नहीं होगी, क्योंकि उस समय हम क्या कहेंगे, कंटेम्प्ट में जाकर के स्टे नहीं किया गया है, इसलिए हमारा जो आदेश है वो इफेक्टिव है। इसलिए इसको इंप्लीमेंट करने के लिए आप जो है कंटेम्प्ट का सहारा तब भी ले सकते हैं। अगर स्टे कर दिया जाता है तब जो है, जब तक स्टे ऑपरेशन में रहेगा तब तक जो है वो आपका अपॉइंटमेंट जो है नहीं हो सकता स्टे के दौरान। लेकिन हम क्या करेंगे, 1 महीने बाद में स्टे को वेकेट करने की फिर एक एप्लीकेशन लगा देंगे। ऐसा नहीं है कि वो स्टे परमानेंट होता है। जब हमें लगता है कि चूंकि बहुत देरी होगी इसमें, तो 1.5-2 साल तक जो है डीबी का फैसला आएगा, तब तक जो है स्टे थोड़ी ना चलता रहेगा। आपका तो भविष्य फिर भी लटका हुआ है, तलवार लटकी हुई है। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, 1-1.5 महीने बाद में स्टे वेकेशन की एक एप्लीकेशन लगा देंगे। तो ये चैनल जो है वो सारे खुले हुए हैं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। केवल देखिए, ये परीक्षा है और परीक्षा हर इंसान की होती है। हम यहाँ इस संसार में आए क्यों हैं, परीक्षा देने के लिए आए हैं। ये धरातल है, ये प्लेटफॉर्म है, विभिन्न प्रकार के हमको रोल अदा करने होते हैं। मैं भी रोल अदा कर रहा हूँ, आप भी रोल अदा कर रहे हैं। तो संघर्ष ही जीवन है। सुना है ना आपने, बचपन में कहा, हमारे स्कूलों में लिखा रहता था, संघर्ष ही जीवन है। तो संघर्ष ही जीवन है, इसको धैर्य पूर्वक मन क्रम वचन से चैलेंजेस को फेस करिए। दिस इज द लाइफ। ये तो मजा तभी आता है जब आप जो है संघर्ष करते हैं। कार्य कठिन है मगर करने लायक है, चुनौतीपूर्ण है। इस भावना के साथ आगे बढ़िए, डेफिनेटली सफलता मिलेगी। थैंक यू वेरी मच। वीडियो लंबा हो गया है, हम बाय बाय करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में फिर कोई क्यूरी होती है डेफिनेटली हम बताएंगे। तो बी मोटिवेटेड, बी हैप्पी, ऑलवेज फील मोटिवेटेड। कभी डिमोरलाइजेशन की फीलिंग्स आनी नहीं चाहिए। होन हार बिनवान के होत चीखने पात, आप बहादुर हैं, मजबूत हैं। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड watch my video fully. Thank you very much. Have a nice day. Bye bye.